वेलकम टू क्लियर एसएससी। आप लोगों का क्लास में स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो न्यू पैटर्न पे आधारित हैं। आप लोग क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज के हमारे 61 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में यह कहा जाता है कि वह 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल का साक्षी रहा है? यानी 8 दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के साक्षी कौन रहे हैं इसमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आमिर खुसरो। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आमिर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी एक प्रसिद्ध कवि, शायर और संगीतकार और विद्वान थे, जिन्होंने बलबन से गयासुद्दीन तुगलक तक 8 सुल्तानों के शासनकाल में दरबारी सेवा की। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें तोताई हिंद कहा जाता था और उन्हें खजाइन उल फितूह और तुगलकनामा जैसी प्रसिद्ध रचनाएं की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और सही स्टेटमेंट के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर फर्स्ट और बुक्का राय फर्स्ट ने की थी। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय तुलु वंश के थे। तीसरा, तालीकोटा का युद्ध के कारण चोल साम्राज्य का पतन हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का राय प्रथम ने की थी। दूसरा, कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित है। तालीकोटा का युद्ध चोल वंश से नहीं था। इसका डिटेल देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने संगम वंश के तहत की थी। इनका सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय तुलु वंश से था, जिसने साम्राज्य को राजनीतिक और सांस्कृतिक चरम पर पहुंचाया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1565 में तालीकोटा के युद्ध विजयनगर की हार के बाद इसका पतन शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, यह साम्राज्य विशेष रूप से हम्पी के मंदिरों और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस है। पहला स्टेटमेंट देखिए, अकबर ने 1564 में गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया। दूसरा है, मनसबदारी प्रणाली जो नागरिक और सैन्य अधिकारियों का वर्गीकरण थी, शाहजहां द्वारा की गई। तो मनसबदारी प्रणाली शाहजहां द्वारा की गई थी? नहीं, ये अकबर द्वारा की गई थी। थर्ड पॉइंट है, औरंगजेब प्रमुख मुगल सम्राट में से अंतिम था और उसके शासनकाल ने मुगल साम्राज्य का पतन की शुरुआत को चिन्हित किया। ये बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। अकबर ने 1564 में गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला जजिया कर को समाप्त किया और मनसबदारी प्रणाली शुरू की, जिसके तहत नागरिकों को सैन्य अधिकारी को रैंक यानी पद दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब अंतिम प्रमुख मुगल सम्राट था और उसके कठोर धार्मिक दृष्टिकोण व दीर्घकालीन युद्धों ने मुगल साम्राज्य का पतन की शुरुआत कर दी थी। ये बिल्कुल सही है। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में किसने हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया? तो पानीपत का युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर ने। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, जिसने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली व आगरा पर कब्जा किया। नेक्स्ट पॉइंट है, उसने खानवा का युद्ध लड़ा कब? 1527 में। किसके साथ? राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध लड़ा 1528 में मेदिनी राय के साथ। और घाघरा का युद्ध लड़ा बाबर ने 1529 में अफगानों को हराया, जिससे मुगल शासन की नींव मजबूत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हुमायूं का मकबरा जहांगीर ने अपने दादा को श्रद्धांजलि स्वरूप बनवाया था। हुमायूं का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था, बिल्कुल गलत है, ये हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। दूसरा स्टेटमेंट है, दीन इलाही एक उदार धर्म है, अकबर द्वारा प्रचारित किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, जहांगीर को आगरे किले में न्याय की जंजीर के रूप में जाने वाली चीज स्थापित करने के लिए जाना जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसे 1562 से 1571 ईस्वी के बीच हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर ने 16वीं शताब्दी में दीन इलाही नामक एक धार्मिक आंदोलन शुरू किया जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों को मिलाना था। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई ताकि जनता सीधे सम्राट तक अपनी शिकायत पहुंचा सके। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, 1570 में निर्मित यह मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्व का है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। ये बिल्कुल सही है। इसने कई प्रमुख वास्तुशिल्प नवाचारों को प्रेरित किया जिसके परिणाम स्वरूप ताजमहल का निर्माण था। ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। 1570 ईस्वी में निर्मित हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीपों का पहला उद्यान मकबरा था जो फारसी और भारतीय स्थापत्य का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी भव्यता ने कई मुगल स्मारकों को प्रेरित किया जिसका श्रेष्ठ उदाहरण ताजमहल दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हुमायूं 1530 से 1540 फिर बीच में उसे हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा था, उसके बाद वापस आया, युद्ध जीता 1555 से 1556 ईस्वी तक। बाबर का पुत्र और मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। नेक्स्ट पॉइंट, वह शेर सूरी से पराजित होकर निर्वासित हुआ लेकिन बाद में वह दिल्ली की सत्ता पुनः प्राप्त की। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों को उनके निर्माण के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा मकबरा पहले बना है ये उस क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा मकबरा बना था? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। सेकेंड नंबर पे सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में बना था, ये सेकेंड नंबर पे हो। तीसरे नंबर पे अहमदुल्ला का मकबरा जो आगरा में है वो बना था। और सबसे लास्ट में चौथा नंबर पे बना था रबिया दोरानी का मकबरा जो औरंगाबाद में है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते दीजिए। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में। 1570 ईस्वी में निर्माण काल होता है। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, ये 1571 से 80 के बीच में बना था। अहमदुल्ला का मकबरा आगरा में है, 1620 के लगभग में बना था। और रबिया दोलानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है जो 1660 ईस्वी के लगभग में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं के शासन काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हुमायूं के शासन काल के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट है, जब हुमायूं 1530 में सत्ता में आया तो नए विजित क्षेत्र और प्रशासन को समेकित नहीं किया गया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, उसने अफगानों मुख्यतः एक और बिहार में शेर खान और दूसरी ओर गुजरात के शासक बहादुर शाह की आक्रामकता का भी सामना करना पड़ा था। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चगताई सरदार उसके प्रति अनुकूल थे और भारतीय सरदार जो बाबर की सेवा में शामिल हो गए थे ने हुमायूं के राज्याभिषेक के समय मुगल का समर्थन किया था। ये स्टेटमेंट गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हुमायूं को 1530 ईस्वी में एक अव्यवस्थित साम्राज्य मिला जहां दिल्ली और आगरा में
कमज़ोर प्रशासन और क्षेत्रीय शासकों की स्वयं सत्ता ने एकीकरण को चुनौतीपूर्ण बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, उसे शेर खान ने 1539 ईस्वी में चौसा और 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई में हराया था। और बहादुर शाह, जिसने गुजरात व मालवा में मुगलों को चुनौती दी, जैसे अफगान शासकों का सामना करना पड़ा था। चगताई सरदार, जैसे उसके भाई कामरान, हुमायूं की कमज़ोर नेतृत्व क्षमता के कारण उसके प्रति वफादार नहीं थे और विद्रोह करते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोडरमल। इसका डिटेल देखते हैं। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री थे, जिन्होंने जब्त और 10 साला राजस्व प्रणाली लागू की। नेक्स्ट पॉइंट है, मानसिंह अकबर के नवरत्न और प्रमुख सेनापति थे, जिन्होंने हल्दी घाटी जैसे अभियानों का नेतृत्व किया, लेकिन वे मंत्री नहीं थे। बीरबल को अकबर का करीबी सलाहकार और नवरत्न बताया गया है, परंतु औपचारिक रूप से मंत्री के रूप में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने इब्राहिम लोधी को कब हराया और मार डाला? तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को कब हराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1526 ईस्वी में। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया और मार डाला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह लड़ाई पानीपत के निकट लड़ी गई, जहां बाबर की छोटी लेकिन बेहतर संगठित सेना ने तोपखाने और तुलुगामा रणनीति का उपयोग किया तथा दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दौरान जब्ती प्रणाली में जिस भूमि पर लगातार खेती की जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो लगातार खेती करने वाले को क्या कहते थे? उस भूमि को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलज। इसका डिटेल देखते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान जब्ती प्रणाली में लगातार खेती वाली भूमि को पोलज कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में शुरू की गई जब्त प्रणाली एवं भू राजस्व व्यवस्था थी, जो नियमित राजस्व संग्रह और किसानों के शोषण को रोकने के लिए थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बंजर या प्रति भूमि पड़ोती वह भूमि जो खेती के बाद 1 वर्ष या अधिक समय तक बंजर रहती थी, उसे चाचर कहा जाता था। और भूमि जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलहीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी ने बुलंद दरवाजा या मचान द्वार का निर्माण मुगल सम्राट में से किसने करवाया? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा और मचान द्वार का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने कराया था। इसका डिटेल देखते हैं। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा 1575 से 76 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह लाल और बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसमें सफ़ेद और काले संगमरमर की नक्काशी और जड़ई की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके मध्य भाग में शिलालेख अकबर की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सम्राट ने भूमि मापन की जब्ती प्रणाली अपनाई है? तो किस सम्राट ने अपनाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह ने। शेर शाह ने अपने शासन काल जो 1540 से 1545 ईस्वी में भूमि मापन पर आधारित एक राजस्व प्रणाली शुरू की थी, जिसे बाद में अकबर ने टोडरमल के सहयोग से औपचारिक रूप से जब्ती प्रणाली के रूप में विकसित किया। जब्ती प्रणाली को अकबर ने अपने शासनकाल में भी अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सम्राट के प्रशासन में हिंदू कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक थी? तो कौन सा ऐसा मुगल सम्राट है जिसमें हिंदू कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। इसका डिटेल देख लेते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या अन्य मुगल की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में अपने पूरे साम्राज्य में गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लगा दिया, जिसे
उनके पूर्ववर्ती अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के द्वारा शुरू की मनसबदारी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस व्यवस्था से ली गई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था किस व्यवस्था से ली गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। इसका डिटेल देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई। यह मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी जिसे चंगेज खान ने शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसका उद्देश्य सैन्य और नागरिक प्रशासन को व्यवस्थित करना था। इस प्रणाली में प्रत्येक अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था, मतलब एक पद या रैंक दिया जाता था, और इस मनसब के आधार पर उन्हें घुड़सवार सेना रखनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1724 में आसफ शाह की उपाधि के साथ दक्कन का पुनः वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमर उद दीन सिद्दीकी को। 1724 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने कमर उद दीन सिद्दीकी को आसफ शाह की उपाधि प्रदान की थी और उसे दक्कन का वायसराय मतलब सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कमर उद दीन खान ने 1724 में हैदराबाद में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, जिसे बाद में हैदराबाद का निजाम शाही राज्य कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि के अनुसार महाराजा रंजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा कहाँ तक होगी? तो कहाँ तक होगी 1809 की अमृतसर संधि के अनुसार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलुज। डिटेल देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा किया और सिख साम्राज्य की स्थापना की। 1801 ईस्वी में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया, जिसकी राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1809 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई, जिसके अनुसार सिख साम्राज्य की पूर्वी सीमा सतलुज नदी तक सीमित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले लॉर्ड विलिंगटन ने भारत के वायसराय के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुई थी से पहले लॉर्ड इरविन का कार्यकाल समाप्त हो गया और लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 में उनका स्थान ले लिया। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी तक भारत के वायसराय थे और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य और भारत के बीच संबंध को बेहतर बनाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत के आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों को एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? तो एक्ट बताना है कि कौन सा सही है किसके साथ। तो चार्टर्ड एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट 1813। इसमें सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका डिटेल देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का उद्देश्य ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभावों को अधिक मजबूत करना था। इस एक्ट द्वारा 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल का गठन किया गया, जिसे भारत के प्रशासन संबंधी विस्तृत अधिकार दिए गए। इसका मुख्य कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट किसने शुरू किया था? बंगाल गजट किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा 29 जनवरी 1780
ईस्वी में शुरू किया गया था। बंगाल गज़ेट न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि पूरे एशिया में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास हम लोग फिर कल करेंगे। जो नोट्स दिए हैं उसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है अच्छे रिजल्ट के लिए। रिवाइज़ करेंगे तो वो याद रहता है। हम लोग ज्योग्राफी की भी क्लास कर रहे हैं, आप लोग इसको भी बहुत देखिएगा, ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बेनिफिशियल होगा। इसका PDF चाहिए तो क्लियर SSC ऑफिशियल पे इसका PDF मिलता है, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।